हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो सीए इंटरमीडिएट टैक्स सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ मई 2023, जो बच्चे मई 2023 में देने जा रहे हैं एग्जाम्स, उन बच्चों के लिए। तो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मई 2023 वाले बच्चों के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। हालांकि मैं ये वीडियो अभी नहीं डालना चाहता था, बट मैंने कहा चलो ठीक है, वीडियो डली रहेगी, आप लोग जब फ्री होगे तब वीडियो देखना, ठीक है। बट ऑब्वियसली टैक्स के एग्जाम से पहले देखना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टैक्स का एग्जाम का जो कोर्स है, वो टैक्स का कोर्स मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँगा। टैक्स का कोर्स कैसा है, बहुत वास्ट है। इतना ज़्यादा वास्ट कोर्स को प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो आपने खुद देखा होगा जब आप इसको प्लानिंग कर रहे होगे, जब आप इसकी पढ़ाई कर रहे होगे, पढ़ाई करते करते आपको ये ध्यान रखता होगा कि एक चीज़ करते हो तो आप पिछले वाली चीज़ भूल जाते हो, तो वो चीज़ होती है। तो ऑब्वियसली मैं मान के चलता हूँ आपने 3 से 4 बार रिवीजन जरूर करी होगी, क्योंकि सीए इंटर के टैक्स पेपर में खासकर रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल पेपर आता है ये। और इस पेपर के लिए एक आपको एक खास बात, कुछ खास सजेशंस मैं आपको यहाँ पे आज देने आया हूँ। एक तो आप अपने टैक्स के पेपर में आप इनकम टैक्स से स्टार्ट करो या पहले जीएसटी से स्टार्ट करो, ठीक है। तो वो बच्चे को कंफ्यूजन होती है। मैं चाहता हूं कि आप जो भी करो बेस्ट से स्टार्ट करो, आपके बेस्ट से, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अप ले जाए। क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा। आप उस 15 मिनट के अंदर ये एनालाइज करो कि आपका बेस्ट पार्ट क्या है। और हमेशा याद रखना दोस्तों, सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे बेस्ट क्वेश्चन कौन से हैं। सो आप फॉर एग्जाम्पल आप इनकम टैक्स से स्टार्ट करते हो, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं जी मेरे को इनकम टैक्स ज़्यादा बेटर लगता है, तो आप इनकम टैक्स से स्टार्ट करते हो। अगर आप इनकम टैक्स से स्टार्ट करते हो तो आप वो क्वेश्चंस को सबसे पहले देखो जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपके बेस्ट आंसर्स होंगे। हाँ जी, तो पहले आपको वो क्वेश्चन स्टार्ट करने चाहिए जो क्वेश्चंस आपको लगता है सबसे ज़्यादा आपको आसान लग रहे हैं और आपको लगता है कि मतलब एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उनको कोई फेक इंप्रेशन दे रहे हो, बट एटलीस्ट कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। आपके वो इंप्रेशन होना बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है। सो आप लोग जब आप क्वेश्चन करते हो, तो जब आप पेपर स्टार्ट करोगे, आप लोग उन क्वेश्चंस में से, मान लो 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस में से आपको लगता है अगर 4th क्वेश्चन सबसे आपको ठीक लगता है, आपको लगता है 4th क्वेश्चन इज बेस्ट आपका, तो आप उस क्वेश्चन से स्टार्ट करो। इज दैट क्लियर? सो आप अपने 4th क्वेश्चन के आंसर से स्टार्ट करो। आंसर आप बड़ा बड़ा ज़रूर लिखो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता हो, ठीक है, आप ये कौन सा कर रहे हो। और आंसर का 4th, अगर 4th क्वेश्चन का ये आंसर है तो 4th मेंशन करना। 4th का अगर ए पार्ट है तो 4th का ए पार्ट मेंशन करना, बी पार्ट है तो बी पार्ट, सी पार्ट है तो सी पार्ट। बट एक और बात बहुत ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं ऐसा, आंसर 4 का ए लिख दिया, आप वो आंसर लिख देते हो, ठीक है। ये आंसर लिखने के बाद आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप आंसर अगला जो स्टार्ट कर रहे हो वो आप स्टार्ट कर रहे हो 5 का बी। नहीं जी, गलत, समझ गए मेरी बात, ये गलत। आप 4th क्वेश्चन अगर स्टार्ट करते हो तो ए, बी और सी सारे पार्ट्स आपको एक ही सीक्वेंस में करने होंगे। चाहे आपको वो पार्ट शायद हो सकता है आप बाद में करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप बाद में करना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो थोड़ी सी, जितने आपको अंदाजे से लगता है कि मेरी इतनी स्पेस में वो आ जाएगा। बट आपको जितने भी पार्ट्स करने हैं वो कंसेक्यूटिव कंप्लीट करना। ऐसा मत करना कि कुछ अभी कर लिए, 5th पार्ट का बी पार्ट अभी कर लेते हैं, ये गलत है। आपको ए के बाद पहले आंसर 4 बी ही करना होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर आपको आंसर 4 का सी करना होगा, फिर 5 से स्टार्ट करोगे। हाँ, अगर आपको लगता है 5 का पहले, आपको लगता है 5 ज्यादा इजी है तो 5 से स्टार्ट करो, बट 5 का ए, 5 का बी, 5 का सी, दैट शुड बी इन सीक्वेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ एवरीवन, ये क्वेश्चन तो आपको मेरे को मतलब ये शुरुआत वाली बात तो आपको समझ में आ ही गई है मेरे ख्याल से। जब भी आप इनकम टैक्स का पेपर करो, इनकम टैक्स का पेपर, आप इनकम टैक्स उठाओ, जीएसटी उठाओ, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप बाद में कोई भी चीज, अच्छा मैं आपको बस ये कहूंगा, एक और राय दूंगा, एमसीक्यूज, ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, ये बड़े टैक्स के पेपर में थोड़े से टेक्निकल आते हैं, ठीक है। अब वो थोड़े से नहीं, ज्यादा ही टेक्निकल आते हैं। अब ये एमसीक्यूज पेपर का जो आप जब एमसीक्यूज करने जाओगे ना, तो मैं आपको ये चाहूंगा कि आप एमसीक्यूज ना आखिरी में अटेम्प्ट करना, लास्ट कोशिश करो जितनी जल्दी ये टाइम के अंदर आप कवर कर सको डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट अच्छे से करने के बाद आप एमसीक्यूज की तरफ ध्यान दो।
क्या है, मैंने खुद बच्चों को नोटिस किया है कि आप एमसीक्यूज पहले कर लेते हो, एमसीक्यूज पहले करके बहुत टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे, और वो टाइम वेस्ट होने के बाद क्या होता है पता है, एमसीक्यूज सारा कंप्लीट करने के बाद वो जो टाइम वेस्ट होता है उसकी वजह से आप डिस्क्रिप्टिव का कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो जो आपको आता होता है। वो ज़्यादा बेटर है कि आपको जो आते हैं पहले वो कंप्लीट करो डिस्क्रिप्टिव में, और फिर आप एमसीक्यूज को पिक करो जब आपको लगता है कि आपने अपनी तरफ से सफिशिएंट कंप्लीट कर लिया है, अब आपको एमसीक्यूज करने चाहिए। मेरी बात समझ में आई? सो एमसीक्यूज को एंड में करना, डिस्क्रिप्टिव को पहले खत्म कर देना। अब चाहे इनकम टैक्स से स्टार्ट करो, चाहे जीएसटी से, जो भी आपका फेवरेट होगा, जो भी आपको शुरुआत करनी होगी वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये तो रही बात पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर को कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम होगा, उसमें आपकी एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। 15 मिनट के अंदर आपको एक एक करके ये मार्क करके सोचो, पेंसिल से मार्क कर लेना चाहे कि दिमाग में एक पिक्चर बना लो कि कौन सा क्वेश्चन आप पहले करने वाले हो और कौन से क्वेश्चन आप बाद में करने वाले हो। प्रायोरिटी पहले से ही, ये ना हो कि आप बाद में बीच में जज कर रहे हो, कि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। और इनकम टैक्स और टैक्स का जो पेपर होता है ना, ये बहुत लेंदी होता है, इसलिए बच्चा ना कोई क्वेश्चन छोड़ देता है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़े, ठीक है। प्लीज एवरी क्वेश्चन इज टू बी अटेम्प्टेड। हाँ, आपको पता है ये क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, वो आपने छोड़ना नहीं है। अटेम्प्ट करना कंपलसरी का मतलब ये है कि वो उसके मार्क्स कटेंगे, तो अगर आपने नहीं किया तो वो मार्क्स गए, समझ गए ना। बाकी क्वेश्चंस में तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, बट यहां पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा, ऐसा भी कई बार आता होगा आपके दिमाग में, सर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फिफ्थ का ए पार्ट और बी पार्ट और सी पार्ट, मेरे को फिफ्थ का ए पार्ट आता है, बी पार्ट सही तरीके से नहीं आता है, सी पार्ट में भी मैं श्योर नहीं हूं, मतलब मीडियम है। हाँ, फोर्थ का ए पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट और फोर्थ का सी पार्ट, इसके अंदर आपको लगता है कि आपको फोर्थ का बी आता है और ए जो है वो कोई खास आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना है, बट फोर्थ का सी पार्ट भी अगर श्योर है तो मतलब आपको लगता है मीडियम है। मतलब इसके अंदर का मतलब ये है कि अगर आपको दो क्वेश्चंस को करने में कंफ्यूजन हो रही है, पहली तो आपको ये जजमेंट करनी है कि अगर आपको ये लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो है जो आपको फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में से जो आपका अपना फेवरेट सब टॉपिक हो और आप पढ़ चुके हो बट आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही है, इसलिए आप इसके अंदर आंसर मेंशन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको लगता है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। सो बेटर ये रहेगा, आपको इसके अंदर एनालिसिस अच्छे से करनी होगी पहले से। ये 15 मिनट के रीडिंग टाइम में यही काम करना है आपको कि कौन सा क्वेश्चन चॉइस वाला छोड़ना है। आपको 15 मिनट के जो टाइम मिलेगा ना, उसके अंदर चॉइस वाला क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है, ये जरूर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे वो डीटी हो चाहे वो जीएसटी हो। तो चॉइस वाला क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है, ये आपको दिमाग में रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, वेरी गुड। नाउ एवरीवन, इसमें आपको एनालिसिस आप वहां पे कर पाओगे 15 मिनट के अंदर। आपको बस ये जज करना है कि जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिले। ऑब्वियसली अगर मैं कहता हूं ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, तो 14 में से ये भी 14 नंबर का, ये भी 14 नंबर का, तो आप कौन से 14 नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जिसमें आपको लगता है इसमें आपको 8 मिल जाएंगे और इसमें आपको 5 मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आप 8 वाला ही चुनोगे, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी बनाओ, ऐसे स्ट्रैटेजी बनाओ, वहां पे सोचो, एनालाइज करो उसी वक्त। उस 15 मिनट को वेस्ट मत करो। बच्चे इधर उधर फालतू की बातें करने लग जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि कोई उसको बता देगा कुछ नहीं। उस 15 मिनट के अंदर सिर्फ पेपर की तरफ ध्यान दो दोस्तों। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा और आप लोगों के साथ अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, और वो ये कि इस 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी को कैसे चलें। सर हमें समझ में नहीं आ रहा इस 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी को कैसे यूज किया जाए, ये 1.5 दिन बताओ कैसे यूज किया जाए। तो ऑब्वियसली आप कॉस्टिंग के दुख दर्द के बाद, हाँ, कॉस्टिंग के पेपर का दुख दर्द, ठीक है, कॉस्टिंग का पेपर क्या, अकाउंट्स हुआ, लॉ हुआ, कॉस्टिंग हुआ, ये 3 पेपर होने के बाद आपका पेपर आता है भयानक सपना, टैक्स। हाँ, ये जो टैक्स पेपर है, ये टैक्स पेपर आपके लिए भयानक ना हो, उसके लिए आप 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि सारी मेहनत खराब हो जाएगी अगर हमने 1.5 दिन के अंदर वो चीज नहीं देखी। तो आपको देखना जरूर है, एक बार रिवीजन करनी है, बट ऑब्वियसली बड़ा रोबोटिक रिवीजन करनी होगी, चिट्टी की तरह। हाँ, रोबोटिक रिवीजन, वो रोबोटिक रिवीजन आपको करनी होगी। तो वो रोबोटिक रिवीजन कैसे करेंगे? आप सबसे पहले कॉस्टिंग के एग्जाम देकर आप 5 बजे तक घर पे आ जाओगे, ठीक है। आप 2-3 घंटे रेस्ट करोगे, मैं चाहता हूं कि आप रेस्ट करो, 2 घंटे आराम से रेस्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पेपर को मत देखा करो प्लीज। कॉस्टिंग का पेपर देखा, उसके बाद आपने नंबर काउंट करने लग गए कि कितने नंबर बनेंगे, ये बेकार आदत है, टाइम वेस्ट करने वाली आदत है, इसको मत करना, ठीक है। आप सीधा पेपर की तरफ चलना। आपको बस ये ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना है, 2 डीटी के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप स्टार्ट करना और उसी इवनिंग में ही खत्म करना है आपको। मेरी बात समझ में आई? जिसमें आपका कॉस्टिंग का पेपर है ना, कॉस्टिंग का पेपर करने के बाद आप डीटी के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसी दिन करोगे। मतलब मैं बात कर रहा हूं, आप 8th को पेपर दे के आओगे, तो 8th की बात करो,
8 मई को, उसी दिन आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीजीबीपी, जिसमें आपको लगभग सारी रिवीजन करने में और उसके अमेंडमेंट्स वगैरह हर चीज देखने में 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे आपको उसमें लगने चाहिए। इसके अलावा आप सैलरी और कैपिटल गेन, इन 3 टॉपिक्स को आप इस तरीके से देखना कि आपको दोबारा बार रिवीजन करते वक्त देखना ना पड़े। तो 2 घंटे 3 घंटे टोटल हो गया 5 आवर्स, 5 घंटे आपके उस दिन लगाने जरूरी हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप उसी दिन सब कुछ कवर अप कर दो, कोर्स को कंप्लीट कर दो और रिवीजन अच्छे से करके जाओ, तो 8 मई को आप प्लीज इस तरीके से कंप्लीट कर लेना। 9 मई को आपको क्या करना चाहिए? 9 मई को जो दिन होगा ना, आपको ऑब्वियसली पहले तो देखो, यहां पर ना बच्चे ना एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं। हाँ, बच्चा ना सोना बहुत जरूरी है, तो नींद करो पूरी, बट ज्यादा भी नींद करके पूरी मत करो कि कुंभकर्ण बन जाओ। थोड़ी सी एक एवरेज नींद जो कि 6 to 8 आवर्स होती है, 6 आवर्स मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन के टाइम पे काफी होती है, तो आप 6 घंटे की नींद पूरी लो, ठीक है। 9 मई को आप अपना अगेन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर दो, जिसमें आपको आधा घंटा लगेगा इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में, ठीक है। हालांकि मैं आपको ये टेलीग्राम पे अपना ये वाला मैसेज पूरा भेज दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। मैं फिर भी आप लोग नोट करना चाहो तो कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में आपको इतना ही टाइम लगना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो आधा घंटा रेजिडेंशियल स्टेटस में। हाउस प्रॉपर्टी इनकम की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में 1 घंटा लग जाएगा आपको, इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी करना। इसके बाद कर लेना अदर सोर्सेज, सैलरी वगैरह तो आप कर ही चुके हो। अदर सोर्सेज में आपको 1 घंटा तकरीबन लग जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको रिवाइज करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप सेट ऑफ एंड क्लबिंग, ये दोनों चैप्टर्स को टारगेट करना है कम से कम समय में, यानी 1 आवर में ही इसको टारगेट करना है। फिर इसके बाद आप कवर अप करो डिडक्शंस। अब देखो, मैं ये जो टाइमिंग बता रहा हूं ना आपको, मैं आपके लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, डेली रूटीन के जो एक्टिविटी होती है उसको सोचते हुए ही कर रहा हूं, तो डोंट वरी, बीच में ब्रेक्स हैं, आप लोग ब्रेक्स लेके भी इसको मैनेज कर सकते हो। डिडक्शंस आप कम से कम आधा घंटा आपको लगेगा, क्योंकि आपको 80C, जिसमें आपको मेजरली 80C, 80D, 80G, ये 3 सेक्शंस पे तो मेजरली ध्यान देना है। इसके अलावा 80TTA और 80U पर भी ध्यान देना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिस पर एग्जाम में रेगुलरली आता है कुछ ना कुछ। हाँ, डिडक्शंस कर लिए। डिडक्शंस के बाद आपने करा TDS TCS। देखो, आप TDS TCS में आप पूरा तो पढ़ नहीं सकते, आपको सिर्फ वो चार्ट पढ़ना है। चार्ट याद है वो जो मैं बताया था, TDS TCS वाले सेक्शंस वाले, वो सेक्शंस वाले चार्ट पढ़ो बस, और कुछ नहीं पढ़ सकते, अमेंडमेंट के साथ, सारे अमेंडमेंट के साथ। फिर आप एक एडवांस टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम, वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आपको देना होगा आधा घंटा। आधे घंटे से में ही हो जाएगा, 30 मिनट्स इज मोर देन इनफ। एडवांस टैक्स में कोई खास प्रोविजन है नहीं, पढ़ तो आप चुके ही हो सब कुछ। एग्रीकल्चर इनकम सब कुछ गो थ्रू होना है, बस पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में देखना है, क्वेश्चन आप कर नहीं सकते, है कि नहीं। इसके बाद आप बात करो रिटर्न चैप्टर की, ठीक है। रिटर्न चैप्टर में भी आपको मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स पर ध्यान देना है, वैसे आप रिवाइज कर ही चुके होंगे। एक बारी सेक्शन 139(1), 139(3), 4, 5, इन सब सेक्शंस के बारे में एक बारी पढ़ना है अच्छे से। पैन क्या होता है, हाँ, परमानेंट अकाउंट नंबर, अच्छा, उसके लिए TRP फॉर्म के लिए, ये सब के लिए आपको एक बारी रीडिंग जरूर करनी होगी। सेक्शन नंबर 10 इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसमें भी आपको कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा थ्योरी है। तो मैं यहाँ पर 1 घंटा लेके चलता हूँ, 1 आवर इज मोर देन इनफ, ठीक है। AMT और सेक्शन नंबर 10, ठीक है। अब ये 2 टॉपिक्स आपको इसमें कवर अप करने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, टोटल इनकम के क्वेश्चन जरूर करने हैं। टोटल इनकम जो आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, एक बारी जरूर उसको दोबारा देखना है, ठीक है। आपको जो भी आप क्वेश्चंस करोगे, जो भी आप टॉपिक करोगे, आपको याद रखना है AMT, क्योंकि AMT एग्जाम के अंदर जरूर आएगा साइमल्टेनियसली। और वो न्यू रिजीम, बच्चों, न्यू रिजीम जो भी आप कर रहे हो, न्यू रिजीम मैंने यहीं पर करवा दिया आपको इंट्रोडक्शन वाले में। तो आपको सेक्शन 115 BAC का क्या एप्लीकेशन होती है वो आपको देखनी होगी। हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कर ही चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। टोटल इनकम के अंदर भी 115 BAC वाले क्वेश्चन मैंने करवाए थे, ठीक है। तो आप लोग वो जरूर एक बारी 115 BAC को करके देखना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बच्चों, आप ये करते करते आपको इवनिंग अराउंड 5 to 6 PM आपका टाइम हो जाता है, ठीक है।
और 5 से 6 मॉर्निंग में आप जितनी जल्दी उठ सकते हो उठ के आपने क्लासेस अपने पढ़ना स्टार्ट करना है। फिर 5 से 6 बजे के आसपास आप ये कंप्लीट कर पाओगे यहाँ तक, मतलब आपका डीटी कंप्लीट हो गया दोस्तों। डीटी कंप्लीट होने के बाद आपका आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि धड़कनें हो गई हैं तेज़, और जीएसटी का पेपर बस, और मतलब और जीएसटी में अभी बहुत कुछ रहता है करने वाला। कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी स्टार्ट करो इसके बाद इवनिंग में, ठीक है, इवनिंग में आप जीएसटी से स्टार्ट करो, इवनिंग में आप जीएसटी से स्टार्ट करो। जीएसटी में आप स्टार्ट करो चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपको आधे घंटे में ही हो जाना चाहिए, सब कुछ आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 2 टाइम ऑफ सप्लाई के सप्लाई के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि हाफ एन आवर से ज़्यादा आपको लगना चाहिए। थ्योरी है बड़ा बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हो टाइम सप्लाई वगैरह के चैप्टर्स के अंदर। फिर चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में काफ़ी प्रोविजंस हैं तो 1 घंटा लग सकता है। चैप्टर नंबर 5 अगेन इसमें भी काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं। देखो जिसमें मैंने ज़्यादा अगर दे भी दिया टाइम तो आपको अगर वहाँ पे टाइम कम लगता है तो ये नहीं कि उसको छोड़ना है और सर ने कहा है कि भाई तब तक ही उसी के अंदर कंप्लीट करना है, तो अगर उससे पहले खत्म कर लिया तो आप अगले टॉपिक में घुसो ताकि आपके पास दूसरे टॉपिक्स के लिए टाइम ज़्यादा बचाओ। मेरी बात समझ में आई? चैप्टर 1, 2, 3, 5 ये आपको 5 भी एटलीस्ट 1 आवर में आपका हो जाना चाहिए। 6th चैप्टर देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता ही है, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, जीएसटी की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा ही लगेगा, मुझे पता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 के बाद आप पढ़ लेना चैप्टर नंबर 4 एग्जाम्शंस की वो जो लिस्ट थी, ठीक है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आई हैं, एक बार उसको रीड करना। जो भी आप टॉपिक करो अमेंडमेंट्स को साथ में रखो, अमेंडमेंट्स को साथ में रखो। मैंने टेलीग्राम पे अमेंडमेंट शेयर की हुई हैं, समझाया तो आपको हुआ ही है, आप एक बार अमेंडमेंट्स को जरूर एक बार साथ में रीड करो। चैप्टर 4 एग्जाम्शंस, ठीक है, ये कम से कम 1 घंटा क्योंकि रीडिंग करना है तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और इसके बाद आप फिर से नींद पूरी करो क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत थके हो गए, सुबह से आप पढ़ाई कर रहे हो, 6 घंटे कम से कम सो, मिनिमम 6 आवर्स नींद जरूर पूरी करनी चाहिए। इसके बाद सुबह सुबह उठते ही चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 कवर अप करना है। तो ये बड़े भयानक और बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो चैप्टर्स है ना 7 से लेकर 10 में जान के बाद में कह रहा हूं करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर्स सुबह सुबह किए होंगे ना तो फ्रेश आपको याद होंगे। तो आप जीएसटी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, पेपर में भी, क्योंकि आपको जीएसटी अपने दिन में पढ़ा होगा। तो चैप्टर नंबर 7 में आपको कम से कम 1 घंटा लगने वाला है और इंपॉर्टेंट है। 8 एंड 9 मतलब 8 एंड 9 को मिला दो तो 8 में देखो बहुत सारी बातें सेक्शन 31 में ही पढ़ चुके होते हैं, और इनवॉइस वगैरह चीज़ें आप फॉर्मेट वगैरह वाउचर्स सब आपको पता ही होता है। तो 9 और चैप्टर 8 मिला के आपको 1 घंटा लगना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और 10th चैप्टर की बात करें तो 1 आवर आपका इसमें लगेगा, यानी दिन में आपके 3 घंटे लगने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ कौन सी तारीख को, पता है ना आपको ये कौन सी तारीख है? ये आपका टैक्स वाले पेपर की तारीख है 10 में, समझ गए। अब इसके बाद आपके पास टाइम रह गया है, अभी भी टाइम रहता होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर 2 बजे है और आप कहीं से निकलते हो तो ऑब्वियसली मैं ये मान के चल रहा हूँ आप 12 बजे घर से निकलते होंगे। तब भी अगर हम देखें ना, अगर आप सुबह 8 बजे भी उठते हो तो भी आपके पास 1 घंटा और एक्स्ट्रा पड़ा होगा। 7 बजे के आसपास भी उठते हो, ठीक है। घर की डेली एक्टिविटीज़ आपको टाइम नहीं लगता क्योंकि उस टाइम पर आपको पेपर का टेंशन होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर 7, 8, 9, 10 जरूर देख के जाना बच्चों। और इसके बाद अगर हो सके आरटीपी, वैसे एमटीपीज आप कर चुके हो, बट स्टिल अगर आप आरटीपीज एमटीपीज एक बारी और विद अमेंडमेंट्स की लिस्ट देख सको तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचे तो, ये बिल्कुल आखिरी है, अगर टाइम बचे तो, समझ गए बात। और बस मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया प्लान है। अगर आप इस तरीके से प्लान को कंप्लीट करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आप लोग अच्छे से पूरी रिवीजन कंप्लीट कर लोगे। थैंक यू बच्चों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ आप लोगों का, आज के लिए इतना ही और ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।